हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने यूनिट 2 के जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आज हम कवर करने वाले अपने आयलर्स टोटल फंक्शंस, आयलर्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एंड आरएसए एल्गोरिथम एंड डीएलपी। ये हमारे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट किए हैं, जहां से आयलर टोटल फंक्शन, फर्मेट थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एंड आरएसए एल्गोरिथम, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि हम आगे भी सॉल्व भी करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है आयलर टोटल फंक्शंस। अब ये होता क्या है? आयलर टोटल फंक्शन इज डिफाइंड एज फाई एन, यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, हम फाई एन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी एन जो होगा हमारा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी वन से बड़ा होगा, ये वन के इक्वल होगा। इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन दैट आर को प्राइम टू एन, यानी इसके अंदर हमारा जो सेट बनेगा उसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे जो एन से छोटे होंगे और उसके को प्राइम्स होंगे, तो उसको हम बोलते हैं आयलर टोटल फंक्शन। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी हुई है? आयलर टोटल फंक्शन फाई एन फॉर एनी इनपुट एन इज द काउंट ऑफ नंबर इन दैट आर रिलेटिवली कोप्राइम टू एन। ये क्या कहता है? आयलर टोटल फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमने सेट बनाया है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए हैं वो क्या होता है उसका आयलर टोटल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आयलर टोटल फंक्शन का रिप्रेजेंट करते हैं फाई एन से। ये जो हमारा एन क्या है, हमारा एक हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 और 4 फाइंड करना है, ठीक है। 5 और 4 हमारा क्या होगा, इसके अंदर 1 2 3 4 एक नॉर्मल अगर हम सेट बनाएंगे तो ये आएगा। लेकिन अगर हम आयलर टोटल फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या कहता है, इस सेट के अंदर वो नंबर आएंगे जो इसके कोप्राइम होंगे। इसके कोप्राइम कौन कौन है? एक हमारा 1 है, एक हमारा 3 है। कोप्राइम कौन कौन से होते हैं? जिनका जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता है। अगर आप 4 और 1 का देखेंगे तो भी 1 आएगा, 4 और 3 का देखेंगे तो जीसीडी हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये जो काउंट है, यानी 5 और 4 के अंदर कितने कोप्राइम आए हैं? 1 और 2। तो ये जो 2 है ये क्या होगा? इसका आयलर टोटल फंक्शन, यानी नंबर ऑफ काउंट की इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं वो क्या होता है इसका आयलर टोटल फंक्शन। वही मैंने आपको बता दिया। 5 एक इसमें एक केस स्पेशल केस होता है, अगर कोई भी हम प्राइम नंबर का निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है, वो हम लेक्चर नंबर 1 में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर हमारा कोई भी प्राइम नंबर आता है, अगर उसको हमारा आयलर टोटल फंक्शन निकालना होता है तो सिंपली हमें इतना नहीं करना होता। सिंपल उसका क्या होता है? n-1। हमेशा उसका आयलर टोटल फंक्शन क्या होगा? n-1। फॉर एग्जाम्पल अब आपको 5 निकालना है। 5 क्या है? हमारा प्राइम नंबर। तो सिंपली हमें देखना नहीं पड़ेगा, हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने को प्राइम एग्जिस्ट करेंगे। सिंपल n-1 5-1 यानी इसका को प्राइम, यानी इसका आयलर टोटल फंक्शन क्या हुआ? 5 हुआ। ऐसे ही हमारा 7 क्या है? 7 को प्राइम है, तो 7-1 यानी इसका क्या होगा? आयलर टोटल फंक्शन 5 of 7 का 6 होगा। तो प्राइम के लिए हम सिंपली, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नॉर्मल, अगर कोई भी हम अलग से नंबर का आयलर टोटल फंक्शन निकालते हैं तो वो हम इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 के कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 से कम 1 2 3 एग्जिस्ट करेंगे। 1 2 3 में हम देखेंगे कि कौन कौन से को प्राइम है 4 के को प्राइम 1 और 3 है, तो क्या होगा? हमारा जीसीडी 1 होगा। क्योंकि आप देख रहे हो उसने क्या बोला है कि जो सेट है उसके अंदर कौन कौन से नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो एन से कम होंगे, एन से लेस देन होंगे, यानी 4 से 1 2 3 एग्जिस्ट करेंगे, 4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा भाई। एग्जाम्पल के लिए 5 और 4 एंड 5 और 5 इसमें लिखा हुआ है सिंपल, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आयलर टोटल फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आयलर्स थ्योरम। आयलर थ्योरम्स क्या होती है? इसका स्टेटमेंट है ए एंड एन आर टू पॉजिटिव इंटीजर दैट आर कोप्राइम, देन हमारे पास दो नंबर है, एक ए है और एक एन है। अगर वो दोनों, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और दोनों प्राइम है, तब आयलर थ्योरम्स क्या कहती है? ए की पावर 5 एन कॉन्ग्रेंट होगा 1 mod एन की। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है आयलर्स थ्योरम की। आयलर्स थ्योरम ये कहती है, लेकिन इसकी दो कंडीशन आप याद रखें कि ए और एन, ये जो ए है और ये जो एन है, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। अब ये फाई एन आपको नोटेशन देख के पता चल गया होगा कि फाई एन क्या है? हमारा हमारा आयलर टोटल फंक्शन है हमारा फाई एन, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमें
किस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हमें ए और एन गिवन होता है। ए क्या है हमारे पास 7, एन क्या है हमारे पास 15। सबसे पहले आप देखिए ए और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा को प्राइम है, को प्राइम किस तरीके से चेक करेंगे, GCD1। 7 और 15 दोनों क्या है, को प्राइम है एक दूसरे के, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी दोनों सेटिस्फाई करता है, तो स्टेप फर्स्ट में हम यही चेक करेंगे। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें फाई ऑफ एन निकालना है। फाई ऑफ एन यानी फाई ऑफ 15। अब देखो आपको क्या निकालना है, इसमें आपको फाई ऑफ 15 निकालना है। अब 15 क्या वो प्राइम नंबर है, नहीं। अगर प्राइम नंबर होता तो सिंपली हम n-1 करके सॉल्व कर देते। क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर में, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 3 15 होता है और 5 और 3 दोनों क्या प्राइम नंबर है, तो सिंपल 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5 लिख सकते हैं हम। और आपको पता है प्राइम नंबर का हम किस तरीके से निकालते हैं, आइलर टोटल फंक्शन 3 का क्या हो जाएगा 2, 5 का क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, यानी 5 और 15 हमारा क्या आ गया 8 आ गया। सिंपल 5 और 15 हमने इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट किया, सेकेंड स्टेप में 8, ठीक है। पहला स्टेप चेक करेंगे को प्राइम, नेक्स्ट में आप क्या करेंगे 5 आइलर टोटल फंक्शन निकालेंगे। थर्ड स्टेप में आप सिंपली वैल्यू रख देंगे। वैल्यू हमारी फॉर्मूला क्या है, हमारा a की पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। अब a आपको गिवन है 7 और आपको n भी गिवन है 15। सिंपली 5 और 15 आपने निकाल लिया, 8 7 की पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15। ये आपका आंसर होगा। यहाँ आपको ये 7 की पावर 8 सॉल्व नहीं करना है, आपको यहीं छोड़ देना है। तो ये हमारा होता है आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम और रिलेटेड है आइलर टोटल फंक्शन से, और आगे हम फर्मेट थ्योरम पढ़ेंगे। फर्मेट थ्योरम हमारी आइलर्स थ्योरम से रिलेटेड है। आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे कि आइलर टोटल फंक्शन क्या होता है और हमारा आइलर्स थ्योरम क्या होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम हमारी बहुत ज्यादा सिमिलर है किसके जैसी, आइलर्स थ्योरम जैसी, लेकिन इसमें कंडीशन है जो आइलर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम को डिफरेंशिएट करती है। तो वो है क्या, वो हम देखेंगे। फर्मेट थ्योरम स्टेट दैट इफ p इज अ प्राइम नंबर, फर्मेट थ्योरम के अंदर दो मेन वेरिएबल्स होते हैं लाइक p एंड a। p क्या होता है हमारा प्राइम नंबर होता है और a इज एन इंटीजर। a क्या होता है इंटीजर होता है एंड नॉट डिविजिबल बाय p, यानी इसमें एक कंडीशन क्या है कि जो हमारा a है वो p को डिवाइड नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फर्मेट थ्योरम। ये बहुत ज्यादा सिमिलर आप देख रहे होंगे कि आइलर्स थ्योरम से, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो हमारा a है वो डिवाइड नहीं करना चाहिए p को। अगर ऐसा है तो हमारी फर्मेट थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, a की पावर p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, वेयर a आपको गिवन होगा, p क्या है हमारा प्राइम नंबर होगा और a और p में रिलेशन होता है कि a कभी भी p को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है सिंपल। और इसको ही हम a और p को कभी कभी क्या हो जाता है x और n में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x की पावर n-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। वही इसमें मैंने बताया कि n क्या है, यहाँ पे भी हमारा प्राइम नंबर है और x इज नॉट डिविजिबल बाय n, x कभी भी डिवाइड नहीं करेगा n को। ये हमारी फर्मेट थ्योरम होती है। आई होप आपको क्लियर होगी। अब फर्मेट थ्योरम की एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, आपको एक और फॉर्म मिलेगी, तो वो फॉर्म किस तरीके से आती है वो हम देखेंगे। अब आपको पता है x की पावर 5n इज इक्वल टू 1 mod n, ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है n-1 हमने पढ़ा है कि आपने पढ़ा है कि 5n जो है वो n-1 कब होगा, जब n हमारा क्या होगा प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है ना कि ऐसा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर n-1, जबकि हमें पता है n क्या है हमारा प्राइम नंबर, तो n-1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5n लिख सकते हैं। यहाँ मैंने क्या कर दिया x की पावर 5n इक्वल टू 1 mod n। सिंपल इसी को यहाँ मैंने सिर्फ इसमें क्या लिखा है n-1 की जगह 5n लिखा है, जो कि हम लिख सकते हैं। फिर दोनों साइड क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय x, मैंने दोनों साइड x की मल्टीप्लाई कर दी, तो x इंटू एक्स की पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod n। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 1 और x की पावर 5n, तो क्या बन जाएगा x की पावर 5n प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod n। अब आपको पता है 5n की वैल्यू क्या होगी n-1, जब n क्या होता है प्राइम होता है, और यहाँ तो पहले ही डिफाइन है कि n जो क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 5n की जगह हम क्या लिख सकते हैं n-1 प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod n। 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod n। ये हमारी एक फर्मेट थ्योरम की और फॉर्म होती है, पहले हमने ये पढ़ी। नेक्स्ट हमारी क्या होती है x की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod n, वेयर इसमें एक चीज हमेशा याद रखें, जो ये x और n है हमेशा इनका GCD क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है।
ये होते हैं हमारी फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, इसके दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होने चाहिए। अब टेकिंग एन एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि फर्मेट थ्योरम हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब हमें क्या x गिवन है, x इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 5। अब सिंपल आपको पता है x की पावर n-1 फॉर्म क्या होती है, x की पावर n-1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod n, यही तो होती है। अब आपको x पता है और n पता है, सिंपल आप रख देंगे n-1, तो 3 की पावर 5-1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod n। 3 की पावर 4 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो 81 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 5। ये हमारे क्या होते हैं फर्मेट थ्योरम का एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सिंपल आपको फॉर्मूला आपको पता है, आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता है और आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। पिछले 3 साल में देखे हुए ना, नेगेटिव 21-22, 22-23 और 23-24 लगातार तीनों साल 10 नंबर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूमेरिकल भी आता है और आपको स्टेटमेंट भी पूछने के लिए आता है। तो हम एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एकीटिव 2023-24 में पूछा गया था 10 नंबर में। तो क्वेश्चन था क्या, स्टेट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, सॉल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रेंसी इक्वेशन बाय सीआरटी। यानी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से आपको इन कॉन्ग्रेंसी को सॉल्व करना है, आपको बताना है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। अब हम वो देखेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली होती क्या है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज अ मैथमेटिकल प्रिंसिपल दैट सॉल्व सिस्टम्स ऑफ मॉड्यूलर इक्वेशन। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है, बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है जो कि मॉड्यूलर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वर्क करता है। मॉड्यूलर इक्वेशन यानी मोड में जब भी इक्वेशंस आती हैं तो वहां हम किसका यूज करते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। इक्वेशन बाय फाइंडिंग अ यूनिक सॉल्यूशन फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द डिवाइजर। हम क्या करते हैं, इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, हम रिमाइंडर की हेल्प से। इसमें रिमाइंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है, चाहे वो 0 ही आए, लेकिन रिमाइंडर आता ही आता है। तो उस रिमाइंडर के बेस पर हम क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं मॉड्यूलर इक्वेशन का बाय यूजिंग द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आप देख रहे हो इसमें रिमाइंडर आ रहा है, खुद के इसके नेम में रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर का यूज करती है बाय फाइंडिंग द सॉल्यूशन। ये होती है हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब ये सेकंड पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं, ताकि जिससे हेल्प से आपको समझ आ जाए कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन एक्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कॉन्ग्रेंसी। हमेशा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि एक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जो भी हमें गिवन कॉन्ग्रेंसी होगी उसको सेटिस्फाई करेगा एक एक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक्स कॉन्ग्रेंट टू रैम, रैम यानी रिमाइंडर, एंड एम यानी नंबर, नम यानी नंबर, ठीक है। एक्स कॉन्ग्रेंट टू रैम मोड नम, यानी जब भी हम x को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। यही हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही कहते हैं कि हम अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हमेशा आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेगा। एंड ये जो नम 1, नम 0, नम 1, नम 2 है, ये क्या है, हमेशा को प्राइम है एक दूसरे की। हमेशा याद रखें नम 0, नम 1, नम 2, नम 3 ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के को प्राइम होंगे। अब आपने ये पढ़ लिया, अब आप पढ़ें सेकंड पॉइंट, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि थ्योरम स्टेट दैट अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस कांग्रेंस डिफाइंड बाय अ पेयर ऑफ कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर n1 n2 डैश 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 nk एंड आर्बिट्री इंटीजर a1 a2 डैश 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 ak। थ्योरम ये कहती है कि हमारे पास कुछ क्या होंगे, कांग्रेंसी होंगी, जो कि हमारे पेयर ऑफ कोप्राइम होंगे, जो कि डिफाइन करेंगे इस इक्वेशन को। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की कि x इक्वल टू a1 मोड m1, x इक्वल टू a2 मोड m2 डैश डैश डैश, x इक्वल टू ak मोड mk, और ये हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देंगे। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड, जैसे हमने पढ़ी आयलर थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, ऐसी हमने फॉर्मेट थ्योरम की पढ़ी। इसी तरीके से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या कहते हैं कि जो भी हमारे पेयर्स होंगे ये आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, यानी m1 m2 m3 m4 ये आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। और को प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनका जीसीडी क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये होती है हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आई होप आपको क्लियर होगा और आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आएगा कि
ये हमारी क्या होती है। अब थ्योरी में आता है तो आप इतना लिखोगे तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। अब आगे अब क्या आता है, उसका न्यूमेरिकल आता है। जहां भी न्यूमेरिकल की बात आती है तो सबसे पहले हमारे क्या होता है, एक एल्गोरिथम होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं। तो हम देखेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के एल्गोरिथम क्या कहती है। इफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू A1 मोड M1, आपको हमेशा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में गिवन होगा कि एक्स कॉन्ग्रुएंट टू A1 मोड M1 M2 M3 M4, मैक्सिमम आपको M4 तक पूछा जा सकता है सबसे पहले, ठीक है। अगर आप जब भी इस तरीके का देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको चेक करना है कि जीसीडी M1 M2 यानी M1 M2 M2 M3 एंड M3 M1 का हमेशा जीसीडी 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम खुद ये कहती है कि जो हमारे M1 M2 M3 M4 होंगे ये आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ये इसकी कंडीशन ही है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि इन सबका जीसीडी 1 है या नहीं है, ठीक है। 1 मैक्सिमम टाइम आपको चेक करने की, आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमेशा इनका जीसीडी 1 होता ही होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका इनिशियल स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, हमेशा एक्स फाइंड करना होता है। हमने पढ़ा ना कि हमारा क्या कहता है कि हमेशा एक्स हमेशा एग्जिस्ट करता है उस गिवन कॉन्ग्रुएंसी में। तो आपको गिवन कॉन्ग्रुएंसी में हमेशा एक्स ही फाइंड करना होता है। तो एक्स फाइंड आप किस तरीके से करेंगे, उसका फॉर्मूला है M1 X1 A1 प्लस M2 X2 A2 प्लस डैश 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 MN XN AN का होल मोड करेंगे कैपिटल M के साथ। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं है। A1 A2 A3 आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे हाँ आप देख पा रहे हैं A1 A2 A3 आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है M1 X1 और कैपिटल M की। अब ये आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैपिटल M को किस तरीके से फाइंड करते हैं। कैपिटल M को हम फाइंड करते हैं M1 M2 M3 डैश डैश जितने भी M की टर्म है, यानी मोड के अंदर जो M1 M2 M3 है, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैपिटल M मिलेगा। सिंपल, कैपिटल M। फिर हम बात करते हैं M1 M2 M3, ये किस तरीके से फाइंड करेंगे। इनका फॉर्मूला होता है MI इक्वल टू M अपॉन MI। आई क्या होता है हमारा कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, M1 फाइंड कर रहे हैं तो आई क्या हो गया, 1 हो गया। M2 फाइंड कर रहे हैं तो आई क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमें M1 फाइंड करना है, M1 इक्वल टू कैपिटल M अपॉन M1। सिंपल, क्योंकि यहाँ आई है, 1 फाइंड कर रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 1 हो गई। अब कैपिटल M हम जानते हैं, कैपिटल M क्या होता है हमारा, M1 इंटू M2 इंटू M3 जितने भी ये है इन सबके मल्टीप्लाई अपॉन M1। M1 से M1 कैंसिल, M2 इंटू M3 हमारी क्या होगी, M1 की वैल्यू क्या होगी, M2 इंटू M3। यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन आता है कि अगर हम M1 फाइंड करेंगे तो कभी भी जब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे M1 का, तो उसमें M1 को छोड़ के जो भी बाकी होंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। M2 की बात करेंगे तो M2 को छोड़ के जो भी रिमेनिंग होंगे उन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा M2 आ जाएगा। M3 की बात करेंगे तो M3 को छोड़ के जो भी हमारे रिमेनिंग्स होंगे उन सबकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास M3 आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर हम M1 फाइंड करेंगे तो M2 M3 आ रहा है, M2 फाइंड कर रहे हैं तो M1 M3 आ रहा है, यानी M2 नहीं आएगा इसमें, इसमें M1 नहीं आएगा और इसमें M3 नहीं आएगा। अगर हम M3 फाइंड करें तो वो क्या आ रहा है, M1 इंटू M2। तो यहाँ से आपने M1 फाइंड कर लिया, M2 फाइंड कर लिया, M3 फाइंड कर लिया। सिंपल, कैपिटल M आपने फाइंड कर लिया। बात आई यहाँ X1 X2 X3, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता लेकिन थोड़ा इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है X1 X2 X3 फाइंड करने में। वो हम देखेंगे वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो कैलकुलेट XI के लिए सिंपल फॉर्मूला है MI XI इक्वल टू 1 मोड MI। आई आपको यहाँ पता चल गया होगा कि अगर हम M1 की बात करें तो आई यहाँ क्या हो जाएगा, सब जगह M1 X1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड M1। ये मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है। अब ये XI हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। ये बेसिकली 3 मेन स्टेप्स है हमारे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के। सबसे पहले आपको जीसीडी चेक करना है, उसके बाद आपको एक्स तो फाइंड ही करना होता है, एक्स का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद M1 M2 M3 फाइंड करेंगे आप, फिर कैपिटल M फाइंड करेंगे, उसके बाद आप X1 X2 X3 फाइंड करेंगे। ये हमारे क्या होते हैं, स्टेप्स हैं, एक एल्गोरिथम है जो आपको फॉलो करना है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम करते हैं अपना जो हमारे AQ 2023-24 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ। तो क्वेश्चन हमें क्या गिवन था कि x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड थी, कैपिटल X और स्मॉल x सेम ही है, कैपिटल X में भी आ सकता है, स्मॉल x में भी आ सकता है, तो आपको सेम ही सॉल्व करना है। x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 3, x कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5। सिंपल, ठीक है। आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है,
आप यहाँ लिख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x कॉन्ग्रेंट टू a1 मोड m1, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, x कॉन्ग्रेंट टू 2 मोड 3। अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी और m1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी। इसी तरीके से यहाँ आप कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी और m2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5 आएगी। ठीक है, वही आपको सबसे पहले गिवन लिख लेना है कि आपको क्वेश्चन से क्या क्या मिल रहा है। आपको गिवन कंडीशन क्या है, a1 की वैल्यू a2 की, m1 एंड m2 की वैल्यू आपको गिवन है। Since 2, 3 and 3, 5 are respectively prime to each other, then GCD is 1। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि जो हमारा GCD है M1 और M2 का वो 1 है या नहीं है। अगर आप 3 और 5 का GCD निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर होता है कि हमारा GCD 1 है, तभी हम सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मैंने आपको बताया x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2, क्योंकि हाँ a1 और a2 की बात हो रही है तो, और मोड m। सिंपल आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके सिर्फ इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करता है, हम कैपिटल M फाइंड करते हैं। कैपिटल M क्या होता है, m1 इंटू m2, जितने भी आपको गिवन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई। m1 और m2 क्या है, 3 एंड 5। आप 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैपिटल M क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अब उसके बाद आप क्या फाइंड करते हैं, M1 और M2 फाइंड करते हैं। M1 क्या होता है, मैंने आपको बताया था M1 क्या होता है। सिंपली अगर हम M1 की बात कर रहे हैं तो M1 को छोड़ के सब आएंगे, तो M1 को छोड़ के क्या बचा M2। अगर हम M2 की बात करें तो M2 नहीं आएगा, उसको छोड़ के सब आएंगे, तो उसको छोड़ के कितना है M1। तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो M2 के यानी 5, और M2 की क्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर आप सिंपल फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो M1 की वैल्यू क्या होती है, M अपॉन M1। M1 की वैल्यू M, कैपिटल M की वैल्यू क्या होती है, M1 इंटू M2 अपॉन M1। M1 से M1 कैंसिल, M2 की वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूले से और ये हमारा डायरेक्ट है। तो आप आई होप आपको क्लियर होगा कि M1 और M2 की वैल्यू 5 और 3 कैसे है। ये हमारी स्टेप 1। स्टेप 2 भी हमारा पूरा क्लियर है, हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। अब बढ़ते अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें XI को फाइंड करना है। XI का फॉर्मूला क्या कहता है, XI का फॉर्मूला कहता है कि MI XI इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड MI। आप इसको याद रखें और सिंपली आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं M1 X1 की, यानी I इक्वल टू 1 पे। फॉर I इक्वल टू 1, आप I इक्वल टू 1 पे बात करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फॉर I इक्वल टू 1, क्योंकि I इक्वल टू 1 और I इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, I इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे तो M1 X1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड M1। सिंपल। अब आपको यहाँ किसकी वैल्यू पता है, M1 की वैल्यू आपको पता है, यस पता है। M1 की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो 5x1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड M1। M1 की वैल्यू आपको पता है, यस पता है। M1 की वैल्यू क्या है मेरी 3, तो M1 की आप वैल्यू रख देंगे। सिंपल, यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्या है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा ना, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि M1 X1 इंटू मोड M1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंसी में हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम M1 की वैल्यू रखेंगे तो M5X1 मोड 3 इज कॉन्ग्रेंट टू 1। ठीक है, इसको सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको हम इधर लेके चले गए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, आपको 5 और 3 को डिवाइड करना है। 5 और 3 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपको लिखना है। 5 और 3 को डिवाइड करेंगे तो जब आप इसको करेंगे, मोड निकालेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। 2x1 मोड 3 इज कॉन्ग्रेंट टू 1। सबसे पहले ये होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का मोड निकालेंगे, जो भी आपका यानी जो भी आपका रिमाइंडर आएगा इन दोनों का वो आप लिख देंगे। फिर x1 मोड 3, फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है इसमें। स्टेप नंबर 2 क्या होता है आपका, ये आपका 2 है, ये आपका x1 है और इक्वल टू 1, यानी आप 2 की मल्टीप्लाई x1 में कौन सा ऐसा नंबर लें, आप उसका मोड निकालें 3 के साथ, वो आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको लाइक 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है, वो आपको वैल्यूज रख कर देखनी पड़ेंगे कि अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 मोड 3, क्या मोड इक्वल कॉन्ग्रेंसी जो 1 आ रही है या नहीं आ रही।
अगर आ रही है जिस भी नंबर पर आएगी वही हमारा x1 होगा। आज जैसे आप मैंने रख के देखा तो मैंने देखा कि अगर मैं x1 अगर मैं 5 लेती हूँ तो 2 इंटू 5 मोड 3 अगर मैं करूँगी तो क्या आएगा 10। 10 को अगर मैं मोड 3 करूँगी तो मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो मेरी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। वही मैंने लिखा हुआ x1 की मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसी तरीके से x2 की तरफ चलेंगे तो m2 x2 मोड m2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब सबसे पहले m2 की वैल्यू पता है आपको 3, x2 मोड 5। इसी तरीके से आप इसको रिमाइंडर देखेंगे 3 और 5 का तो आपको 3 आएगा सिंपल 3x2 मोड 5। अब आप क्या करेंगे कि आप x2 में 3 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि हम उसका मोड करें 5 के साथ वो 1 आ जाए। तो वो आप करके देखेंगे तो x इक्वल टू 2 पे आप जब इसका मोड करेंगे 5 के साथ तो क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहां हमारी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 2, सॉरी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको एक बार चेक करते रहना है कि अलग अलग वैल्यूज पे ज्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि x1 x2 हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर चांसेस होते हैं मिस्टेक के। अब सिंपल आपको सब वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमें x ही फाइंड करना होता है। x इक्वल टू क्या फॉर्मूला m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 इंटू मोड m। m1 m2 x a1 प्लस m2 x2 a2 सबकी वैल्यूज रखेंगे। कैपिटल M की वैल्यू क्या है 15, 68 मोड 15 निकालेंगे तो आपको क्या आएगा 8 आएगा। अब आपको 68 मोड 15 आपको ये नहीं कि आपको खुद से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर अलाउ होता है। आप कैलकुलेटर से सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे भी जैसे मोड की बात आती है तो यहाँ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सिंपल अपने कैलकुलेटर का यूज करें, वैल्यूज पुट करें। जहां पे भी आपको मोड इक्वल 1 मिल जाता है तो सिंपल आपकी वही x1 x2 की वैल्यू होती है। आई होप आपको क्लियर होगा कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये हमारे क्वेश्चन 2022 से सर 21-22 में भी आया हुआ है। अब वो तो मैंने आपको करा दिया है, वो तो सेम था कि स्टेट आपको क्या लिखना था, स्टेट बताना था, यानी उसकी स्टेटमेंट बतानी थी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। वो तो आपकी दोनों में तीनों साल सेम आई है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया 23-24 का लेटेस्ट जो आया था। 22-23 और 21-22 का आप खुद करेंगे, सिंपल है। आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा RSA एल्गोरिथम। RSA एल्गोरिथम आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी इससे क्वेश्चन है कि 2021, 22, 23, 24, यानी यहाँ से भी लगातार तीनों साल हमारा क्वेश्चन आया। एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, एक RSA एल्गोरिथम से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। अब RSA ये 3 वर्ड्स है, इनका मीनिंग क्या है? रिवर्स शामिर एडलमैन है, ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने सरनेम को मिला के बोल दे कि RSA एल्गोरिथम है। ठीक है, डेवलप इन 1978। RSA एल्गोरिथम कब डेवलप की गई थी? 1978 में। RSA एल्गोरिथम इज एन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। RSA एल्गोरिथम क्या है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। अब एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी से आप क्या समझते हैं? यानी हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में दोनों जगह अलग अलग की यूज करते हैं, यानी पब्लिक और प्राइवेट की यहाँ दोनों की का यूज होता है इंक्रिप्शन एंड एज वेल एज डिक्रिप्शन के लिए। एसिमेट्रिक मीन्स दैट इट वर्क ऑन 2 डिफरेंट की, पब्लिक की एंड द प्राइवेट की। वही इसमें लिखा हुआ है कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का मतलब यही है कि हम इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दोनों जगह डिफरेंट की का यूज करते हैं, जो कि हमारी एक पब्लिक की होती है, एक क्या होती है हमारी प्राइवेट की होती है। अब अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक की क्या होती है? पब्लिक की इज गिवन टू एवरीवन। पब्लिक की सबको पता होती है, मुझे भी पता होगी, आपको भी पता होगी, आपके फ्रेंड को भी पता होगी, सबको पता होती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक की। वही अगर हम बात करें प्राइवेट की कैप्ट प्राइवेट। प्राइवेट की प्राइवेट होती है अगर मैं वर्क कर रही हूँ किसी भी डेटा पे, प्राइवेट डेटा पर, तो मुझे ही पता होगी कि उसकी की क्या है, आपको नहीं पता होगी। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगी, मुझे नहीं पता होगी, यानी प्राइवेट रहती है वो। ठीक है, ये होती है हमारा पब्लिक की और प्राइवेट की कॉन्सेप्ट। द RSA स्कीम इज अ ब्लॉक साइफर। RSA एल्गोरिथम क्या है? ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर हमें पता है, ब्लॉक साइफर क्या होता है कि जब भी हम डेटा को इनक्रिप्टेड डिक्रिप्ट करते हैं तो हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स में करते हैं, यानी बड़े डेटा को एक स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक साइफर। तो RSA जो है एल्गोरिथम है वो ब्लॉक साइफर पे वर्क करती है। RSA की कैन बी टिपिकली
1024 एंड 2048 बिट्स लॉन्ग। जो RSA एल्गोरिथम की जो की है वो 1024 और 2048 बिट बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी भी की हो सकती है, बट एक्सपर्ट बिलीव दैट 1024 बिट की कुड बी ब्रोकन शॉर्टली। लेकिन एक्सपर्ट हमारे क्या कहते हैं कि हम 1024 बिट का ज्यादा यूज करें ताकि हम उसे ब्रोकन, यानी हम उसे जब डिक्रिप्ट करें तो हमें इजीली उसको तोड़ पाए। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी की होती है तो वहां हमें डिक्रिप्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दैट इज ऑल अबाउट RSA एल्गोरिथम। आपसे क्या पूछा जाता है अभी हम क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपको स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है कि डिफाइन RSA एल्गोरिथम विद इट्स स्टेप, एंड एक आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो RSA एल्गोरिथम आपको क्लियर होगा कि ये क्या है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, यानी इसकी भी हमारे पास एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम हमारी क्या कहती है, सबसे पहले जनरेशन की हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि की को जनरेट करना। की कौन कौन सी, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, दोनों को जनरेट करना। वो हम किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप क्या होता है, सेलेक्ट 2 लार्ज प्राइम नंबर P एंड Q। आपको 2 लार्ज प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं। P एंड Q क्या है, दोनों प्राइम नंबर है। आप बहुत ज्यादा बड़े प्राइम नंबर लेंगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, तो हम नॉर्मल रेंज के प्राइम नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 और 11 ले लिया, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। पहला स्टेप होता है आपको P और Q, दो प्राइम नंबर सेलेक्ट करना। नेक्स्ट N सेलेक्ट करना। N क्या, N किस तरीके से निकालेंगे आप, N इक्वल टू P इंटू Q, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, P और Q की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। देन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होता है, फाई एन कैलकुलेट करना होता है। फाई एन क्या है, हमारा आइलर-स्टोटन फंक्शन, सिंपली हमने पढ़ा था। तो आइलर-स्टोटन फंक्शन हम इसमें किस तरीके से निकालते हैं, P-1 इंटू Q-1, सिंपल। थर्ड स्टेप। फोर्थ क्या होता है, चूज वैल्यू ऑफ ई। आपको ई की वैल्यू चूज करनी होती है। ई हमारा क्या होता है, ई लाई करता है 1 ग्रेटर देन ई, यानी ई हमारा फाई एन और 1 के बीच में लाई करता है। फाई एन से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, उनके बीच का एक नंबर होता है हमारा ई। अब ई को फाइंड करने के लिए एक और कंडीशन होती है कि हमारा फाई एन यानी जो हमारा आइलर टोटन फंक्शन है और ई का जीसीडी हमेशा 1 आना चाहिए। सिंपल, आप इस कंडीशन से पता लगा पाएंगे कि आपका ई क्या है। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो आपको ई गिवन होता ही होता है, लेकिन अगर नहीं होता तो आप इस कंडीशन से ई को फाइंड करेंगे और इसका जीसीडी हमेशा फाई एन के साथ हमेशा 1 होगा। ये हमारे क्या 4 स्टेप्स है जनरेशन ऑफ की के। पहला क्या है, 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करना, फिर एन फाइंड करना, फिर फाई एन फाइंड करना, एंड फिर ई सेलेक्ट करना। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेट करना डी। डी का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू ई इनवर्स मोड फाई एन। सिंपल, आपको फॉर्मूला याद होगा, आप वैल्यू पुट करेंगे और इजीली फाइंड कर लेंगे। डी निकालना होता है। अभी हमने डी ई एन क्यों निकाला है, ये हमारा वर्क करता है पब्लिक की और प्राइवेट की को फाइंड करने के लिए। हमारी जो पब्लिक की होती है वो होती है ई कॉमा एन, जो आपने ई फाइंड किया, और जो एन है वो है हमारी पब्लिक की, और डी कॉमा एन क्या है, हमारी प्राइवेट की। अब डी आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, एरा फॉर्मूला ई इनवर्स मोड फाई एन, इसकी हेल्प से आप डी फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको 7 स्टेप क्लियर होंगे कि जनरेशन ऑफ की का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है उसमें हम जो 7 स्टेप करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू सी यानी साइफर टेक्स्ट इक्वल टू एम, एम यानी मैसेज, ई जो हमने यहाँ निकाला है, मोड एन, एन आपको पता है एन पी इंटू क्यू, तो साइफर टेक्स्ट इक्वल टू एम की पावर ई मोड एन। एम क्या होता है, हमारा मैसेज। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मैसेज है वो हेलो है, HELLO 1 2 3 4 5, तो एम हमारा क्या है 5। एम हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैसेज, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन एन होना चाहिए। और डिक्रिप्ट के लिए हमारे क्या होता है, एम इक्वल टू सी की पावर डी मोड एन। सिंपल, दोनों इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एम क्या है, यहाँ मैसेज, सी क्या है साइफर टेक्स्ट, एन आपको पता है, और डी आपको यहाँ से फाइंड कर लेंगे आप, डी इक्वल टू ई इनवर्स मोड फाई एन। तो ये हमारा क्या होता है, पहला जनरेशन ऑफ की, देन इंक्रिप्शन, देन डिक्रिप्शन। एल्गोरिथम आती है तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब इसमें क्या लिखा है, ई कॉमा एन इस पब्लिक की यूज इन इंक्रिप्शन। पब्लिक की का हम हमेशा इंक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं और प्राइवेट की का हम डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। डी कॉमा एन जो हमारी प्राइवेट की है उसको हम डिक्रिप्शन में यूज कर रहे हैं और पब्लिक की का इंक्रिप्शन में। ये हमारे क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं, उनके अंदर कुछ सब स्टेप्स है। ये हमारी पूरी होती है RSA एल्गोरिथम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब RSA एल्गोरिथम से हमारा क्वेश्चन पूछा गया तीनों साल 21 22 22 23 23 24। 21 22 का बिल्कुल सिमिलर था, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। तो हमारा क्वेश्चन था क्या, इसमें आप देखेंगे एक्सप्लेन RSA एल्गोरिथम, दोनों में यहाँ सिर्फ मैंने इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको तीनों साल
एक्सप्लेन करने के लिए तो आता ही आता है कि RSA एल्गोरिथम है क्या, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाना होता है। एंड नेक्स्ट आपको एक क्या गिवन होता है, एक न्यूमेरिकल गिवन होता है। अब ये 23-24 और 22-23 दोनों बार आपका न्यूमेरिकल आया, तो हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा 82 2022-23 में पूछा गया था। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस शो करना है। सिंपल आपको सारी वैल्यूज गिवन है, ये थोड़ा अलग है, ये हम सॉल्व करेंगे। इन अ पब्लिक की सिस्टम यूजिंग RSA एल्गोरिथम यू इंटरसेप्ट द साइफर टेक्स्ट इक्वल टू इट। आपको क्या गिवन है, एक साइफर टेक्स्ट गिवन है, सेंड टू अ यूजर हुज पब्लिक की इज इक्वल टू 13। आप एक डेटा, एक मैसेज एक दूसरे यूजर को सेंड करें जिसकी आपको पब्लिक की पता है। पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है, याद रखें, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 13 एंड एन भी हमें गिवन है 33। व्हाट इज द प्लेन टेक्स्ट, अब आपको बताना जो एम है वो क्या है, प्लेन टेक्स्ट कितना है, ये आपको बताना है। सिंपल। अब सबसे पहले स्टेप 1 हमें क्या फाइंड करना होता है। सबसे पहले जो हमारा, अगर जनरेशन की में बात करें हम, तो सबसे पहले हमें पी एंड क्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, हमें पी और क्यू, तो सबसे जो हमें इनिशियल स्टेप देखा वो हमारा पी एंड क्यू फाइंड करना होता है। पी और क्यू से ही हमारा पूरा आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ आपको पी और क्यू की जगह क्या गिवन है, एन गिवन है। एन क्या है आपको, 33 गिवन है। क्या आप 33 को 2 प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। 3 × 11 33। ठीक है, तो P इंटू क्यू, जबकि हम जानते हैं कि N का जो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। तो N अगर हम 3 × 11 करें तो हमारे यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 11 आ जाएगी। तो यहाँ से आपने स्टेप 1 में आपने P और Q की वैल्यू फाइंड कर दी। आपने इस तरीके से फाइंड की, वही मैंने लिखी हुई है। गिवन N इक्वल टू 33, वी फैक्टर इट इन P एंड Q। अगर हमने फैक्टराइज करें तो हमें P की वैल्यू 3 एंड Q की वैल्यू 11 आ गई। देन कैलकुलेट फाई एन। फाई एन हमें क्या पता है, उसका फॉर्मूला फाई। नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होता है, फाई एन फाइंड करना। P -1 Q -1, तो आप जैसे फाई एन फाइंड करेंगे तो 3 -1 11 -1 2 × 10 यानी 20 हमारा क्या आ जाएगा, फाई एन आ जाएगा। हमारे पास एन भी मिल गया है, हमें P और Q भी मिल गया और फाई एन भी मिल गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा डी फाइंड करना। ठीक है, डी फाइंड करना, तो डी हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, द प्राइवेट की डी इज द मॉडुलर इनवर्स ऑफ ई मॉड फाई एन मीनिंग। अब हम हमारा जो डी का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि D इज इक्वल एन को E इनवर्स 1 मतलब मोड n। तो अगर हम E को इधर लेके जाएंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं DE इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n। तो ये लिखें या आप ये लिखें, ये दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो वही मैंने किया है, E इंटू डी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड फाई एन। ठीक है, ये आपको पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 13। डी आपको फाइंड करना है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 20। फाई एन आपने फाइंड कर लिया 20। अब आपको डी फाइंड करना है, वही सेम बात है कि आप किसकी मल्टीप्लाई करें, जब उसका आप करें तो कॉन्ग्रुएंट आपका मॉड क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आपका 17 एक ऐसा नंबर है, जब आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मॉड 1 आ जाएगा। और अगर आपको ये नहीं आता, आप छोड़ो, इतना झंझट आपको नहीं करना कि आप किसे मल्टीप्लाई करो क्या करो, तो आपके पास एक्सटेंडेड एलर एल्गोरिथम है जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया काफ़ी अच्छे से। आप उसका यूज़ करके सिंपली आप डी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लियर एल्गोरिथम वी फाइंड, अगर हम उससे फाइंड करेंगे तो हमारा डी क्या आएगा, 17 आएगा। वही मैंने लिखा हुआ है 13 × 17 इक्वलेंट। तो अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे एक्सटेंडेड इक्वलेंट एल्गोरिथम्स, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ सिंपली मैंने आपको बता दिया, यहाँ हमारा डी की वैल्यू 17 आएगी। अब इसमें आप क्या करेंगे, फिर डिक्रिप्शन करेंगे और इनक्रिप्शन करेंगे। अब हमें साइफर टेक्स्ट ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे। एम इक्वल टू सी की पावर डी मोड एन। सी की वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है 8, डी आपने फाइंड कर लिया 17, एन आपके पास है 33। सिंपली आप एम फाइंड कर लीजिए, आपको उसने एम ही पूछा है ना। एम इक्वल टू 8 की पावर 17 मोड 33। अब 8 की पावर 17 मोड 33 को जब आप सॉल्व करेंगे, अब आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगी, 8 की पावर 17 आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर मोड करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल पे आप जाएंगे तो वहां आप जब सॉल्व करेंगे तो वहां आप इजीली आंसर, बहुत कम टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा और करेक्ट मिलेगा। तो सॉल्व, अगर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एम क्या आएगा 2। यानी जो आप मैसेज की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो यानी वो उसका जो मैंने आपको मैसेज क्या बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर कितने हैं, तो डिक्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम क्या है हमारे पास 2, यानी उसके अंदर 2 एलिमेंट है जब हम उसको डिक्रिप्ट करें अपने प्लेन टेक्स्ट को। तो यही इसमें पूछा था। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको एल्गोरिथम के थ्रू समझना है जो हमारी एल्गोरिथम कहती है, और कैलकुलेटर का सही यूज करना है और वैल्यूज को सही फाइंड करना है। दैट इज ऑल अबाउट RSA एल्गोरिथम।
नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आने के चांसेस है नहीं, क्योंकि अब तक पिछले 3 साल में पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने वैसे आपको इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिकली ये होता क्या है। तो डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है क्या? द डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम इज अबाउट फाइंडिंग द एक्सपोनेंशियल एक्स। अभी हम क्या बात कर रहे थे? अब तक हम बात कर रहे थे मोड में, कि सिंपली मोड की बात कर रहे थे कि मोड इसका बड़े नंबर का छोटे से निकालेंगे, बड़े का बड़े से निकालेंगे। तो किस तरीके से हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम्स थी फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो वहां हम यूज करते हैं डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम, यानी डिस्क्रीट लॉगरिथम जो कॉन्सेप्ट है उसका हम यूज करते हैं, जिसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है g⁻x mod p = y। जैसे हमने आयलर्स थ्योरम की पढ़ी, फर्मेट थ्योरम की पढ़ी, इसी तरीके से इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम एक्सपोनेंशियल की टर्म में बात करें तो वहां हम इसका यूज करते हैं। इट इज कॉम्प्यूटेशनली हार्ड टू सॉल्व व्हेन p एंड x आर लार्ज। ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है जब p और x जो है हमारी एक्सपोनेंशियल पावर बहुत ज्यादा बड़ी, यानी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू होती है, तो वहां हमें कंप्यूट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मेकिंग इट सिक्योर फॉर क्रिप्टोग्राफिक पर्पस। लेकिन अगर हम क्रिप्टोग्राफी के अंदर बात करें तो ये सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी बड़ी डिजिट, जितना आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे उतना हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी। जो अटैकर है उसके अटैकर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और हमारा जो डेटा है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ये होती है हमारी इसके मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, अगर ये आ जाता है 2 नंबर में तो आप इसके बारे में इतना लिख दें तो आपको सफिशिएंट होगा। यहाँ हमने जो अपनी यूनिट 2 है यहाँ हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ हमने यूनिट 2 से जो भी अपने टॉपिक्स थे, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है विथ 3 ईयर PYQ क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन होता है, आप वहां से जाकर हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।